बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. I hope you will be enjoying good health. May Allah Almighty bless all of us with happy, healthy and prosperous life. My dear students, lesson number 4, Rain in Summer. Today we are going to study rain in summer. But before starting my lecture, I would like to define that previous lectures have been taught in class before vacation. Today I am going to teach you Rain in Summer, which is very interesting poem. All the work related to this poem have already been sent to you by PDF. The writer of the poem is H.W. Longfellow. H.W. Longfellow is the abbreviation of Henry Wordsworth Longfellow. It is good to know about the abbreviation which have been used in the name of our poet, the very famous poet of 19th and 20th century, Henry Wordsworth Longfellow. Rain in Summer. H.W. Longfellow was an American poet. He was born in 1807 and was known as a poet of nature. He wrote many poems, and one of them, Rain in Summer, which we are going to teach today. Very interesting poem. In this poem we will come to know the beauty of rain. My dear students, इस पोएम में शायर ने बारिश की खूबसूरती को बयान किया है। बारिश क्या है? कुदरत का एक बहुत खूबसूरत इनाम। लेकिन एक बात गौर तलब है कि why did the poet use the weather summer? यहाँ पर विंटर भी हो सकता था, ऑटम भी हो सकता था, कोई और सीज़न भी हो सकता था, बट द पॉइंट टू बी नोटिस्ड इज़ why did the poet use this season, summer season? One thing I want to tell that summer is a very hot season, as you know. इस नज़म में शायर ने गर्मी के बाद जो बारिश की खूबसूरती है, जो बारिश का मज़ा है, उसको एलेबोरेट किया है. एलेबोरेट मीन्स डिफ़ाइन किया है, उसको बयान किया है इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. जब गर्मियाँ, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न है और बारिश की दुआ करते हैं सब, और अल्लाह खैर की बारिश अता फ़रमाए, हम सब की ये दुआ है. लेकिन इस पोएम में जो बारिश का ज़िक्र किया गया है वो एक समर सीज़न में एक ऐसे दिन के बाद बारिश आई जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जिसके बाद उसकी खूबसूरती जो है वो बयान की गई है इस नज़म में. अब आपने अच्छी तरीके से इस नज़म को मेरे साथ रीड आउट करना है. But before starting my lecture, my dear students, I would like to define 3 main points in front of you. आपको 3 मेन पॉइंट्स बताने का मकसद ये है कि आपके लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हो जाएं, आप उनसे ज़्यादा फ़वाइद हासिल करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझें और जानने की कोशिश करें. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऑल हैव टू लर्न अबाउट 3 main points. The first point before listening and watching the lecture is you have all the related notes, stationery, books, copies, etc. with you before reading, listening and watching your lecture.
किसी भी लेक्चर को सुनने से पहले आपके पास उससे मुतल्लिका अशिया मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास मुतल्लिका अशिया मौजूद नहीं होंगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे, बार बार आपको उठना पड़ेगा और आपका दिल नहीं लगेगा लेक्चर सुनने में। द सेकेंड पॉइंट इज़ you have to isolate yourself while studying, while watching and listening your lecture। किसी भी लेक्चर को सुनने, समझने और देखने से पहले, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एक ऐसी जगह पहुँच जाना चाहिए अपने घर की जहाँ पर आपके छोटे बहन भाई, आपके फैमिली मेम्बर्स ना हों, जिनका आपके साथ इंटरेक्शन उस वक्त थोड़ा रुक जाए, ताकि आपको लेक्चर समझने में डिस्टर्बेंस ना हो, शोर की वजह से, बातचीत की वजह से, या कोई गेस्ट आए हुए हों तो आपका ध्यान वहाँ ना हो। अगर आपका ध्यान इधर उधर लगा रहा तो आपकी कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हो सकेगी। एंड द थर्ड मेन पॉइंट फॉर यू इज़ फोकस एंड कंसंट्रेशन। अगर आपने लेक्चर के दौरान, सुनने के दौरान उसे फोकस और कंसंट्रेशन पे ना की तो आपका लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित होगा। आपके लेक्चर के लिए ज़रूरी है कि आप उस दौरान उस पर फोकस करें। क्लास में पढ़ना और लेक्चर रिकॉर्डिंग की सूरत में आपके सामने आना, इट्स क्वाइट अ डिफरेंट थिंग, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि हमें अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। इट डज़न्ट मैटर फॉर यू कि वो क्या तरीक़ाकार है, वीडियो के ज़रिए है, ऑडियो के ज़रिए है या और किसी तरह है। आपका फोकस और इंटरेस्ट अगर होगा तो ज़रूरी नहीं कि किसी भी चीज़ आपको, कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करे या आपके लिए मुश्किल पेश आए। तो आई होप कि आप शौक़ से, इंटरेस्ट से, फुल फोकस से अपने लेक्चर सुनेंगे और जिस तरह क्लास में आप मुझे ओबे करते हैं, आप मेरी बात मानते हैं, आप इसी तरह सारे लेक्चर्स गौर से सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द ब्यूटिफुल पोएम रेन इन समर रिटन बाय Henry Wadsworth Longfellow, H.W. Longfellow। Put your finger on the word, open your book, page number 40। How beautiful is the rain! Exclamation mark। बारिश कितनी खूबसूरत होती है। How beautiful। अब how हम यूजुअली जिस लफ्ज़ में हम कुछ पूछते हैं, how many, हाउ लॉन्ग, ये एक सवालिया तौर पे आता है, लेकिन यहाँ पर हाउ के एंड में आप एक एक्सक्लामेशन मार्क देख रहे हैं जिसका मतलब है कि कितनी खूबसूरत लगती है। एक्सक्लामेशन मार्क कि आप किसी चीज़ को इस तरह बयान कर रहे हैं कि उसमें एक ऐसी बात छुपी है कि जिसको आप बयान करने के बाद उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। बारिश कितनी खूबसूरत होती है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट। गर्दो गुबार और गर्मी के बाद। अब आप उस मोड में आ जाएं, अब आप उस बारिश को महसूस करना शुरू कर दें जिसके मुतालिक मेरी ये पोएम है जो मैं पढ़ रही हूँ। आप समझें कि आप बारिश को देख रहे हैं, आपके सामने बारिश हो रही है। इससे पहले का मौसम क्या था, अब वो एलेबोरेट कर रहे हैं पोइट। अब आपने अपने आप को उस सीन के अंदर ले आना है जो आपने पोएम पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तो आपको उस पोएम के सीन्स के अंदर अपने दिमाग को उस तरफ ले जाना है जो सीन बन रहा है, और यहाँ पे सीन है कि आप बारिश को देख रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। बारिश कितनी खूबसूरत होती है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट। गर्दो गुबार और गर्मी के बाद। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट। खुली और गर्म तपती हुई सड़कों पर, गलियों पर। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट। जब बारिश होती है तो आपने देखा है कि चाहे वो तंग गलियाँ हों, खुली सड़कें हों या कोई भी जगह हो, वो खाली नहीं रहती। बारिश की बूंदें हर जगह फैलकर जल थल एक कर देती हैं। इन द ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स खुली, वसी, एंड फायरी स्ट्रीट, तपती हुई गर्म गलियों में। स्ट्रीट गलियाँ, रोड सड़कें। तो तपती हुई गलियों में, तपती हुई खुले एरिया में क्या होता है। इन द नैरो लेन, और तंग गलियों में,
ठीक है। लेन गलियाँ, स्ट्रीट आपकी जो मेन स्ट्रीट है जिससे आप अपने घर तक पहुंचते हैं, रसाई हासिल करते हैं, और लेन वो गलियां होती हैं जो आपसे इंटरलिंक्ड होती हैं दूसरे कॉलोनीज़ के साथ, दूसरे एरियाज़ के साथ। इन द नैरो, नैरो मीन्स तंग, ब्रॉड खुली, नैरो तंग, यानी बारिश हर जगह गिरती है, रेनफॉल हर जगह होता है, चाहे वो खुली और चाहे वो तंग गलियाँ हों। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, बारिश कितनी खूबसूरत है। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स, ये किस तरह छतों पर खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा करती है। क्लैटर्स का मतलब होता है किसी सख्त चीज़ से कोई चीज़ जब टकराती है तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है उसको खड़खड़ाहट की आवाज़ कहते हैं। आपके अक्सर किसी रिलेटिव या आपके अपने घर में अगर कोई ऐसा शेड बना हो जो टीन का हो या किसी लोहे का हो, तो जब उस पर बारिश गिरती है तो उसकी आवाज़ मुख्तलिफ होती है बनिस्बत आपकी छत पर गिरने वाली बारिश की। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स, ये किस तरह छतों पर खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा करती है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, लाइक मीन्स जैसे, सिमिली आ गई है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स, घोड़े के खुर, जैसे बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं इस तरह घोड़े के कदमों की आवाज़। अब यहाँ पर ट्रैम्प ऑफ हूव्स का लफ्ज़ आया है। ट्रैम्प ऑफ हूव्स का मतलब है, ट्रैम्प का मतलब है कदमों की आवाज़, घोड़े के कदमों से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसको ट्रैम्प कहते हैं। हूव्स, और हूव्स क्या होते हैं, खुर, जानवरों के खुरों को हूव्स कहते हैं। जानवरों के खुर जो होते हैं उनको हूव्स कहते हैं, उनसे जो आवाज़ पैदा होती है वो ट्रैम्प। घोड़े या जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हूव्स होते हैं, जिनके खुर होते हैं, अगर वो तेज़ दौड़ें तो उनकी आवाज़ बहुत अलग होती है। तो जब तेज़ बारिश गिरती है तो जानवरों के खुर जैसी आवाज़ पैदा होती है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह की सिमिलीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं बारिश के लिए, यानी इतना क्लोज़ एनालिसिस है राइटर का कि गर्मियों में जब बारिश होती है तो उसके बाद किस तरीके से उसको वो फ़ील कर रहा है, और वर्ड्स की आप देखिए कि किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स, घोड़े के कदमों के, घोड़े के खुरों की आवाज़। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट, ये किस तरह तेज़ी से आगे बढ़ती है, एंड स्ट्रगल्स आउट, और कोशिश करती है निकलने की, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। आप सबके छतों से और एक आपका एक मेन पाइप सा जा रहा होता है जिसमें से आपके छत में से जो ड्रेन होता है पानी या बारिश का पानी या जो भी पानी आपका जो वाटर टैंक है अगर ओवरफ्लो हो जाए उसका पानी, तो उसके लिए ख़ास किस्म का आप पाइप बनवाते हैं, स्पाउट बनवाते हैं, उसको कहते हैं परनाला। अब उसमें से जब पानी निकलता है तो एक ख़ास किस्म की आवाज़ प्रोड्यूस होती है जो बारिश जब तेज़ हो और उसमें से जब बारिश का पानी निकलता है उस स्पाउट में से, परनाले में से, ओवरफ्लोइंग यहाँ इसलिए लिखा गया है कि तेज़ बारिश, जब तेज़ बारिश होती है तो ऑब्वियसली पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो एकदम से जब निकलने की कोशिश करता है बारिश का पानी तो उसमें से एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह का क्लोज़ एनालिसिस है, किस तरह बारीकी से शायर ने बारिश की एक एक चीज़ को नोटिस किया है, नोटिफाई किया हमें। हाउ इट गशेस, ये किस तरह तेज़ी से आगे बढ़ती है। गशीज़ मीन्स तेज़ी से आगे बढ़ना, तेज़ी से आगे बढ़ना। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट, ये किस तरह तेज़ी से कोशिश करती हुई, बाहर निकलने की कोशिश करती हुई आगे बढ़ती है। फ्रॉम द थ्रोट, अब थ्रोट तो गले को कहते हैं, जो आपका गला होता है, आँख, नाक, कान, गला, तो इंसानी जिस्म का हिस्सा होता है। अब स्पाउट के थ्रोट को किस तरीके से उन्होंने आपस में मैच किया है कि जो स्पाउट का एक ख़ास किस्म की निकलने की जगह होती है पानी के, तो जहाँ पर वो बेंट होता है वहाँ से गुज़रती हुई ओवरफ्लोइंग उबलते हुए, छलकते हुए पाइप के मुंह से जब ये बारिश निकलती है
अक्रॉस द विंडो पैन। विंडो पैन क्या है? खिड़की का शीशा। पैन शीशा, विंडो पैन शीशा, खिड़की का शीशा। और कहाँ से? अक्रॉस द विंडो पैन, खिड़की के शीशे के पार। जब ये बारिश खिड़की के शीशे के पार नज़र आती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी शीशे के ऊपर धूल या गर्दो गुबार जमा हुआ होता है, तो जब पानी उसके ऊपर या ड्रॉप ऑफ वाटर या आप ओवरफ्लोइंग कह लें या बारिश कह लें, कोई भी चीज़ गिरती है तो वो एक ख़ास किस्म की लकीर सी बनाती हुई गुज़रती है वहाँ से, और अपने साथ तमाम मिट्टी और तमाम गर्दो गुबार बहा ले जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब गर्दो गुबार, मिट्टी, आंधी के बाद बारिश आती है, तो शायद यही कहना चाह रहा है कि ये बारिश जो परनाले में से तेज़ी से पानी के ज़रिए वापस आ रही है, नीचे गिर रही है, अक्रॉस द विंडो पैन, खिड़की के शीशे के पार, इट पोर्स एंड पोर्स, ये गिरती है और गिरती ही चली जाती है। ये गिरती है, ये गिरती ही चली जाती है। क्या चीज़? यानी वो पानी जो बारिश का ओवरफ्लोइंग पाइप से नीचे गिर रहा है, ये पानी एक विंडो पैन के साथ साथ खिड़की के शीशे के साथ साथ गिरता है और गिरता ही चला जाता है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, स्विफ्ट एंड वाइड, बहुत तेज़ी से। स्विफ्ट मीन बहुत तेज़ी से, और वाइड वसी, बहुत खुला, यानी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इधर से नहीं गुज़रना, उधर से नहीं गुज़रना, तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। वाइड मीन खुले, बिल्कुल खुले तरीके से, आज़ादाना तौर पर बारिश का पानी तेज़ी से। स्विफ्ट मीन तेज़ी से, वाइड मीन्स खुला, वसी, वसी इलाके की तरह, वसी तौर पर, बिल्कुल पाबंदियों से आज़ाद। विद अ मडी टाइड, और अपने साथ क्या बहा ले जाता है बारिश का पानी? जो उस विंडो पैन पे जमी मिट्टी है उसको उन्होंने मडी टाइड, टाइड मीन्स लहर, मिट्टी की लहर, मडी टाइड, मिट्टी की लहर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट मडी टाइड एंड इट्स मीनिंग इन वर्ड्स मीनिंग। मडी टाइड, मिट्टी की लहर, कीचड़ वाली मिट्टी जो होती है उसकी लहर के साथ ये सब बहा ले जाती है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, और फिर ये परनाले का ओवरफ्लोइंग पाइप जो बारिश के पानी से छलक गया और फिर खिड़की के शीशे से होता हुआ आखिरकार गटर में जाने वाला है। गटर रोड्स का मतलब है ऐसा दरिया की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ गूंजता हुआ। रोड का मतलब होता है धाड़ना। ये ख़ास तौर पे एक ऐसा वर्ड है जो शेर की धाड़ के लिए इस्तेमाल होता है। और जब आपने महसूस किया होगा कि बारिश का पानी जब अपनी एक ख़ास किस्म के मेन होल्स या गटर में जाने वाला होता है, तो जब तेज़ी से वो पानी उसमें दाखिल होता है तो इस तरह की गूंजदार आवाज़ पैदा करता है, जैसे कि एक दरिया गटर में गिर रहा हो। लाइक अ रिवर, जैसे कि एक दरिया। डाउन द गटर रोड्स, गूंजता हुआ, आवाज़ पैदा करता हुआ नीचे गिर रहा है गटर में। द रेन, वी वेलकम द रेन, ए बारिश हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। अब इस पोएम में जो भी आपने पढ़ा उसमें सबसे पहले तो ब्यूटी ऑफ रेन डिस्क्राइब की गई। उसके बाद आपने देखा कि एलेबोरेशन कितनी खूबसूरत थी, बारिश को किस तरीके से नोटिस किया गया, शायर ने किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि दीज लाइन्स आर नॉट अ कंप्लीट पोएम। कंप्लीट पोएम नहीं है, बल्कि ये उस पोएम में से कुछ लाइन्स ली गई हैं यहाँ पर जो लॉन्गफेलो ने लिखी है, रेन इन समर। और यहाँ पर आपको उन लाइंस के ज़रिए बताया गया है कि बारिश की खूबसूरती एक्चुअली क्या होती है। सो इट वॉज़ रेन इन समर, रीडिंग विद ट्रांसलेशन। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द बुक वर्क, पेज नंबर 42। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबलरी। ए पार्ट है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम which have the same meaning as in column A and write them in column B. वो कौन सी चीज़ है जो makes repeated sharp sound?
बार बार एक ही तरह की तेज़ आवाज़ पैदा करती है। जी, वो क्या चीज़ है, वो क्या नाम हो सकता है? क्लैटर्स, खड़खड़ाने की आवाज़। जब आप एक ग्लास के ऊपर किसी चम्मच के साथ या किसी भारी चीज़ के साथ कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपको एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को क्लैटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैटर्स। रशेस फोर्थ, तेज़ी से आगे बढ़ना। द सेम वर्ड इज़ गशेस। गशेस एंड रशेस हैव सेम मीनिंग्स। फायरी, फायरी मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म, तपता हुआ। एज हॉट एज फायर। द हार्ड पार्ट ऑफ द फीट ऑफ हॉर्सेस, घोड़े के सख्त हिस्से, पैरों के सख्त हिस्से क्या कहलाते हैं? हूफ्स। हूफ्स क्या कहलाते हैं? हूफ्स। आपने लिख लिया, लेड पेंसिल्स होनी चाहिए आपके पास। बी पार्ट है कंसल्ट a thesaurus and find out the synonyms of the following words। आपने हम मायनी अल्फाज लिखने हैं लेन के। लेन, ट्रैक, पाथ, पैसेज। ट्रैक, पाथ, पैसेज यानी गुज़रने का रास्ता। स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स तेज़। अब इसके सिनोनिम्स यानी हम मायनी अल्फाज हैं फास्ट, क्विक, स्पीडी। फास्ट, क्विक, स्पीडी। मडी, मट्टी वाला मीन्स मार्शी, बॉगी, मायरी। मार्शी, बॉगी, मायरी। नंबर 4 नैरो। नैरो मीन्स तंग। तंग, नैरो, नॉट वाइड, लिमिटेड। और इसका एक और वर्ड भी हो सकता है जो है कन्फाइंड। कन्फाइंड मीन्स महदूद, लिमिटेड, कन्फाइंड। पेज नंबर 43 उसके ऊपर आपने समरी मुकम्मल करनी है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। स्टेंजा है उसको मुकम्मल करना है आपने और उसमें वर्ड्स लगाने हैं। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स। नंबर 2 like the tramp of hooves। like the tramp of hooves। Number 3 gushes। how it gushes and struggles out। how it gushes and struggles out। Number 4 from the throat of the overflowing spout। spout, spout means परनाला। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग, यहाँ आएगा ओवरफ्लोइंग स्पाउट। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल्स के साथ आपने खाली जगह पुर करनी है। अब यहाँ आर्टिकल्स की डेफिनेशन है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 43 यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए and an। The choice between a and an is determined by sound। A is used before a word beginning with a consonant sound and an is used before a word beginning with a vowel sound। यानी ए और एन का इस्तेमाल बज़ाहिर तो आप करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के तौर पर जब बयान कर रहे हैं ए और एन को, तो अगर बेशक कोई भी लफ्ज़ या कोई भी लेटर शुरू हो कॉन्सोनेंट के साथ और वो वॉवल ना हो, लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो ए की या वॉवल में से किसी भी लेटर की, ए, ई, आई, ओ, यू, इन वॉवल्स में से किसी की भी, तो आप उसमें से उससे पहले एन लगा सकते हैं। इफ़ वी विश टू जनरलाइज द नाउन
we use the indefinite article. Example, a lion lives in a forest. Example, any lion and any forest in general sense. कोई भी लाइन हो सकता है आम तौर पर किसी भी जंगल में. An ox is grazing in the field. Here, an ox that is not any particular ox grazing in particular field. अब यहाँ पर कोई भी ऑक्स हो सकता है और वो कोई भी किसी भी उसमें फील्ड में ग्रेज कर सकता है. तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर ऑक्स है, यहाँ पर जो पर्टिकुलर ख़ास ऑक्स है वो क्योंकि वॉवल से शुरू हो रहा है, यहाँ पर उसने ओ लगा दिया. आ लाइन लिव्स इन अ फॉरेस्ट है, एनी लाइन, आ लाइन यानी कोई भी लाइन हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकता है. और यहाँ पर एन इसलिए लगाया गया क्योंकि ऑक्स जो है वो वॉवल से शुरू हो रहा है. अब यहाँ पर अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ इस्तेमाल करते हैं. यानी सिंपल आप जहन में रखिए कि जो वॉवल्स नहीं हैं उनसे जो लेटर्स बच जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. और यहाँ पर ख़ाली जगह में उन्होंने मिसाल के तौर पे दिखाया हुआ है आ बुक, आ चेयर, आ टेबल, आ मैन. अब एन किससे पहले लगाया हुआ है? वॉवल साउंड से पहले. एन एप्पल, एन आई, एन ऑक्स, एन एंट. अब स्पेशल यूज़ क्या है? स्पेशल यूज़ ऑफ ए एंड एन. अब ये गौर से आप सुनिएगा. आ बिफोर वॉवल साउंडिंग एज यू, वा. अब किसी साउंड से पहले बेशक वो वॉवल से शुरू हो रहा है तो उससे पहले हम ए, कभी कभार आपने अगर देखा हो तो वो लगा हुआ होता है आ यूनियन. एन यूनियन नहीं कहा जाता, आ यूनियन. क्यों कहा गया? क्योंकि यूनियन की साउंड जो है वो वाई की प्रोड्यूस हो रही है. अब यूनियन जो है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यूनियन में यहाँ पर वाई प्रोड्यूस हो रहा है, वाई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है. तो वाई जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है. और अगरचा यू जो है वो वॉवल है, लेकिन हमने इसकी साउंड के हिसाब से इससे पहले हम आ लगा देंगे. सो कीप इट इन माइंड कि अगर किसी वॉवल से पहले आ लगा हुआ हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इस वॉवल की साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ मिल गई है. तो इसलिए इसके पहले एन की बजाय आ लगा हुआ है. आ यूनियन, आ यूज़फुल बुक. अब इसी तरह यहाँ पर एन बिफोर कॉन्सोनेंट साउंडिंग एज वॉवल. अब किसी कॉन्सोनेंट से पहले अगर आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर एन क्यों लगाया हुआ है, तो इसको भी मैं समझाती चलूँ आपको कि आवर से पहले, HOUR, आवर से पहले हम एन क्यों लगाते हैं? एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा H जो है वो साइलेंट है. H साइलेंट है और हमारा जो ये आवर है इसकी साउंड ओ से शुरू हो रही है और ओ क्या है? वॉल. तो इसलिए हम आवर से पहले हमेशा एन इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम इसके साथ फ़र्ज़ करें, यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है MA और यहाँ पर एन इस्तेमाल हुआ है. ही इज़ एन MA इन इंग्लिश, ही इज़ एन MA इन पॉलिटिकल साइंस. तो यहाँ एन क्यों लगाया? क्योंकि ये एम की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है. एम मीन्स ए की साउंड आ रही है और ए क्या है? वो है वॉवल. और वॉवल से पहले हम क्या लगाते हैं? एन. दिस इज़ द फॉर्मूला विच यू विल ऑल हैव टू नो अबाउट इट कि हम ए और एन का स्पेशल यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो आवर में आप एन क्यों लगाते हैं? क्योंकि एच साइलेंट है. और यहाँ पर आप और यहाँ पर आप एन एम ए क्यों लिखते हैं? क्योंकि आप ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ए वॉवल है और वॉवल से पहले आप क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं. दिस इज़ द स्पेशल यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एन. Now let's come towards the third one of this article, the. Use of definite article the. Definition सुन लीजिए. The is the definite article because it normally points out some particular person or thing. The
एक ऐसा डेफिनेट आर्टिकल है, यानी उसके मुतालिक आपको यकीन होता है कि आप किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बयान कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉपर नाउन हो, ज़रूरी नहीं कि वो किसी ख़ास शख्स या जगह या चीज़ का नाम हो, लेकिन क्योंकि वो ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया गया है, बेशक वो प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, लेकिन आपको पता होता है कि उस लड़के, उस लड़की या ये चीज़ या वो चीज़ के लिए आपने इस्तेमाल किया है। ही सॉ द टीचर मीनिंग सम पर्टिकुलर टीचर, यानी उसने टीचर को देख लिया, यानी जिसको देखा वो एक टीचर थी, ये पता चल गया कि द आपने उस टीचर के लिए इस्तेमाल किया है। द डेफिनेट नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स, द बॉक्सेस, द मिल्क एट्सेट्रा। यानी आप ये जहन में रखिए कि ए आप कॉन्सोनेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, एन वॉवल के लिए इस्तेमाल करेंगे, और द जो है वो आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। ए आप कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, और एन आप वॉवल के लिए इस्तेमाल करेंगे, और द जो है वो आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जिसके बारे में आप जानते होंगे उसके बारे में इस्तेमाल करेंगे। तो स्पेशल यूज़ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो साउंड्स के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ए और एन को स्पेशल यूज़ में आप साउंड के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द एक्टिविटी। बुक पेज नंबर 44। ए पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। Number 1, birds of a feather flock together. Number 2, Bilal is a businessman. Number 3, Ali is an engineer. Number 4, an old man came to our home. Number 5, she seems to be the English teacher. Number 6, an ounce is enough. Number 7, Rabia is the university student. Book page number 45. Complete the following sentences by filling in a or an or the as may be suitable. जहाँ पर ज़रूरत हो सही आर्टिकल लगाकर खाली जगह को पुर करें। Gold is a precious metal. Do you see the blue sky? ब्लू स्काई एक ही है, ज़ाहिर है, और आपने उसके साथ दा लगाना है, आ नहीं लगाना। वो एक स्पेसिफ़िक आसमान की बात हो रही है और आसमान नीला ही होता है। डू यू सी द ब्लू स्काई? शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। डू यू रिमेंबर द साउंड? आफ्टर एन आवर साइलेंट एच है, साउंड आ रही है ओ की, तो इसलिए आफ्टर एन आवर। द सन शाइन्स ब्राइटली, सन से पहले दा लगाना है आपने। मक्का इज़ द होली सिटी। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, यानी जिस मैटर के बारे में आपको पता है आप उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आपने मैटर से पहले द लगाना है। हु इज़ द बॉय सिटिंग देयर? क्वेश्चन मार्क। वहाँ कौन सा लड़का बैठा हुआ है? अब सी पार्ट में है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स लेइंग द स्ट्रेस एट प्रॉपर। यहाँ पर सिलेबल आ गए हैं, आपने एक ही सिलेबल को दो तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले उसको नाउन के तौर पर के सिलेबल क्या होते हैं, सबसे पहले सिलेबल आपको मैं बताती चलूँ। जब आप कोई लफ्ज़ या अल्फाज बोलते हैं तो आप जब उसको एकदम से अदा कर देते हैं, यानी उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उससे आपका स्ट्रेस किस पे ज़्यादा और किस पे कम होता है, तो उनको सिलेबल कहा जाता है। यहाँ पर नाउन और वर्ब की सूरत में एक ही तरह के स्पेलिंग वाले वर्ड दिए गए हैं। अब एक नाउन है और एक वर्ब है। अब आपने बताना है कि नाउन जब आप एज अ नाउन इस वर्ड को बोलेंगे तो स्ट्रेस कहाँ पर आएगा, इसका दबाव कहाँ पर महसूस होगा। तो जब हम नाउन के तौर पर बोलते हैं प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम SENT के ऊपर प्रेजेंट, इट्स अ प्रेजेंट, यानी कोई तोहफ़ा। और यहाँ पर प्रेजेंट है एज अ वर्ब, प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड,
तो यहाँ पर आपने इसको PRE को अंडरलाइन कर देना है, यानी आपका स्ट्रेस कहाँ होता है? प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा अगला वर्ड है। अब कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ पर आपका स्ट्रेस ज़्यादा होता है नाउन के तौर पर? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर वर्ब में हालांकि इसको सेम ही बोला जाता है, लेकिन फिर भी आपका स्ट्रेस जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सेंट, कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंट में था, यहाँ पर प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब के तौर पे अगर आए तो ऑब्जेक्ट शुरू यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको एंड में कर लीजिए, एंड में ऑब्जेक्ट। इसको अंडरलाइन करना है जिस तरह मैंने आपको करवा दिया है। अब इसके बाद आपका जो बुक वर्क था वो आपको PDF की सूरत में भेजा जा चुका है। यहाँ पर अब इसकी बाकी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इसमें एक और चीज़ है जो है क्वेश्चन आंसर्स और इसकी समरी। तो समरी मैं आपको यहाँ पर पहले भी करवा चुकी हूँ उसमें भेजकर, और आपने अच्छे तरीके से उसको गो थ्रू भी कर लिया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ। तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 43 मैं वर्बली आपको बता रही हूँ। अपने नोट्स खोल लीजिए। अगर कोई चीज़ आगे पीछे होती भी है या किसी वर्डिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम आती भी है, इट डज़न्ट मैटर, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जब आप दोबारा से यहाँ पर आएंगे तो हम उसको चेंज कर देंगे या देख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाज़ वर्डिंग चेंज भी हो जाती है, बाज़ चीज़ें वही भी रहती हैं। तो आपको जो नोट्स भेजे गए हैं आप उसको ओपन कीजिए। मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आपको बोल देती हूँ ताकि एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें आप। When does the rain look beautiful? Question mark. In hot summer, comma. Answer is in hot summer, comma. When rain falls on hot streets and dry leaves of plants, it looks very beautiful. Full stop. Second question is, how does the poet compare the sound of rain dropping on roofs? Answer is, the poet has compared the sound of rain on roofs with a sound of tramp of hooves. मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। The poet has compared the sound of rain on roofs with a sound of tramp of hooves. Next question. What is a spout? What is a spout? Question mark. Why is it called overflowing? इसको overflowing क्यों कहा गया है? Spout is a pipe to pour water of rain down from the roofs of the house. It is called overflowing due to heavy rain. Spout is a pipe to pour water of rain down from the roofs of the house. Full stop. It is called overflowing due to heavy rain. Full stop. The next question. Where does the rain water pour? Question mark. बारिश का पानी कहाँ गिरता है? The rain water pours down the gutters along a muddy tide. Along with a muddy tide. The rain water pours down the gutters along with a muddy tide. Full stop. Next question. How does the rain water look like in the streets? Streets पर बारिश का पानी कैसा दिखाई देता है? When the streets become full of rain water, it looks like a river. Full stop. Number 6. Who welcomes the rain? Question mark. In hot summer, everyone welcomes the rain. Now, write summary of the poem. समरी किसी चीज़ को ब्रीफली बयान करना
जैसे आप खुलासा लिखते हैं, किसी सबक का खुलासा लिखते हैं, नज़म का खुलासा लिखते हैं। नज़म का मरकज़ी ख़्याल होता है, खुलासा होता है। समरी का मतलब है किसी चीज़ को छोटा करके अच्छे तरीके से बयान कर देना कि उसके पॉइंट्स सारे बयान हो जाएं और बहुत ज़्यादा वो लंबा ना हो। समराइज़, शॉर्ट कर देना। समरी ऑफ द पोएम, द रेन इन समर। रेन इन समर, समरी। After the heat and dust, rain looks beautiful. Full stop. It falls in the broad, comma, narrow and hot streets. Full stop. When it falls on the roofs, it creates the sound of hoofs. Full stop. The rainwater speedily goes through the pipes and pours into the gutters with a roaring sound. Full stop. Everyone welcomes the rain because it brings freshness in hot summer days. Full stop. So we have completed lesson number 4, poem Rain in Summer by Henry Wordsworth Longfellow, with उर्दू ट्रांसलेशन एंड ऑल द बुक वर्क। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या किसी भी बात में मुश्किल पेश आए तो आप स्कूल के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको अच्छी तरह से याद करना है, छोटे छोटे टेस्ट बनाने हैं और हर एक लेसन के डिक्टेशन वर्ड्स जो कि आप ख़ुद निकालते हैं अपनी कॉपी पर, कम से कम हर लेसन के आपने 12 से 15 डिक्टेशन वर्ड्स निकालने हैं। अगरचे ये पोएम छोटी है और इसमें इतने वर्ड्स नहीं हैं मुश्किल, तो आप मैक्सिमम 5 to 7 वर्ड्स डिक्टेशन के लिए निकाल लीजिए। किसी भी बात को बेटा आसान ना समझिए, हर वक्त कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ सीखते रहें। सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। आई होप आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अपने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट कीजिए, अपने बहन भाइयों से प्यार कीजिए। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह वी विल मीट अगेन एंड टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।